आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। कानपुर से सोशल मीडिया पर धार्मिक टिप्पणी करने वाला एक युवक गिरफ्तार कर लिया गया है। काकादेव थाना इलाके से गौरव राजपूत नाम का युवक गिरफ्तार किया गया है। फेसबुक पर विवादित धार्मिक पोस्ट वायरल करने का आरोप है इस युवक के ऊपर। मेडिकल के बाद आरोपी युवक की कोर्ट में अब पेशी होगी। विवादित धार्मिक पोस्ट को वायरल करने का आरोप है इस युवक गौरव राजपूत के ऊपर। इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के दौरान की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और मेडिकल के बाद इसकी पेशी होगी कोर्ट के सामने। यह बड़ी खबर इस वक्त की कानपुर से। काकादेव थाना इलाके में यह गिरफ्तारी हुई है। युवक का नाम गौरव राजपूत। मेडिकल के बाद इसकी कोर्ट में पेशी होगी। और आपको बताएं कि कानपुर हिंसा जांच के दायरे में क्षेत्रीय एसीपी और एसएचओ भी आ गए हैं। घटना के चंद मिनट पहले तक दोनों जफर हयात हाशमी के संपर्क में थे और अब एसीपी, एसएचओ और क्षेत्रीय चौकी इंचार्ज से एसआईटी पूछताछ करेगी। पूछताछ की बात एसीपी अकमल खान का कहना है कि जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग करेंगे। हमारे साथ एसीपी अनवरगंज अकमल साहब हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अकमल साहब, कहा जा रहा है कि आप लगातार मास्टरमाइंड के संपर्क में थे। देखिए, ऐसा है कि जो हयात जफर हाशमी है, इसने जो है कॉल दी हुई थी 3 तारीख को बंद की। हमें 1 तारीख को ही पता चला इस चीज़ को लेकर के कि 3 तारीख को बंद का आह्वान है और ये सभी अधिकारियों ने इस पे ये बहुत ही इसको सीरियसली टेकअप किया और ये कहा कि इनसे वार्ता की जाए कि क्योंकि हमारे यहाँ 3 तारीख को जो उस दिन वीआईपी मूवमेंट भी था, तो मैंने इन सारी चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए उसको जो है वार्ता करने के लिए अपने कार्यालय में बुलाया था और उससे वार्ता भी की। और वार्ता करने के पश्चात हम लोग इस नतीजे पर पहुँचे थे कि 1 तारीख को जो है किसी भी प्रकार का जो है बंद नहीं होगा। उसको ताकीद की गई थी और निर्देश भी दिए गए थे, कड़े निर्देश दिए गए थे कि 3 तारीख को किसी भी हालत में वो बंद का जो है आह्वान नहीं किया जाएगा। जहाँ तक रही संपर्क में रहने की बात, चूँकि जब हम किसी से कोई चीज़ स्वीकार कराते हैं तो उसके पश्चात हम लगातार उसके संपर्क में रहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसी गतिविधि है जिसकी वजह से जो है हमें और ज़्यादा अलर्टनेस की ज़रूरत है। लेकिन उसने लगातार हमें इस बात का आश्वासन दिया कि इस प्रकार की कोई भी गतिविधि जो है वो नहीं की जाएगी। रही बात 3 तारीख को बात करने की, तो निश्चित रूप से मैंने उससे 2-3 बार बात की, क्योंकि ये 12 बजे के आसपास हमें ये सूचना मिली कि शायद जुमे की नमाज के बाद कुछ लोग इकट्ठा हो सकते हैं। तो हमने उससे वार्ता की कि इस तरह की कोई बात हो रही है, तो उसने उस टाइम भी मना की कि नहीं, इस टाइम की कोई इस तरह की वार्ता कोई भी चीज़ नहीं है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एसआईटी जो पूछताछ करने वाली है, आइए उसके बारे में और विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं रतीश त्रिवेदी से। इस वक्त कानपुर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रतीश, आपने एसीपी से बात की, उनका बयान भी हमने देखा। वो बता रहे हैं कि संपर्क में रहना पड़ता है अगर किसी से कोई चीज़ स्वीकार कराई हो तो। लेकिन एसआईटी किस एंगल से जांच करेगी? और भी जो 2 नाम हैं उनसे कब पूछताछ होगी? देखिए, इस पूरे मामले में कानपुर का जो हिंसा का मामला है, इसमें 4 एसआईटी गठित की गई थी। पहली एसआईटी ने पूरी ओवरऑल इसकी जिम्मेदारी थी, डीसीपी संजीव त्यागी पे जिम्मेदारी है कि ओवरऑल जो उपद्रव हुआ है उसकी पूरी जांच की जाए। एक एसआईटी टीम जांच कर रही है इंटरनेट मीडिया पर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट जितने हैं उनकी जाँच कर रही है। एक टीम उन चेहरों को चिन्हित कर रही है जो उपद्रव में शामिल थे। तो ऐसे ही 4 एसआईटी टीम्स पर जिम्मेदारी है। एक टीम उन पेट्रोल पंप्स की जिम्मेदारी, पेट्रोल पंप्स के बारे में जाँच कर रही थी जहां से पेट्रोल लिया गया और उसके बाद पेट्रोल बम बनाए गए और हिंसा के दौरान पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया। तो ये 4 एसआईटी टीम जांच कर रही हैं। इसी में से एक एसआईटी टीम, जब पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं तो पुलिस के वो ऐसे अधिकारी जो लगातार संपर्क में थे उनसे बातचीत कर सकती है। इसी मद्देनज़र हमने एसीपी अनवरगंज अकमल खान से बात की, क्योंकि इनका नाम आ रहा था लगातार। और जिम्मेदारी होती है, अगर कार्यशैली को समझा जाए तो एसीपी और जो लोकल एसओ होते हैं उनकी जिम्मेदारी
होती है कि वो इन लोगों से बातचीत करे, क्योंकि बंद का कॉल दिया गया था। जी। पुलिस पहले से सेंसिटाइज थी, पुलिस लगातार संपर्क में रहती थी, लेकिन संपर्क पे थी। तो इस तरीके से बातचीत की जाती है कि बंद का कॉल अगर वापस ले लिया गया है पुलिस के एश्योरेंस देते हुए, तो अब कोई जुमे की नमाज के बाद कोई हंगामा, हल्ला या हिंसा ना हो। इसी तहत एसीपी का यह कहना है कि इसी के तहत वो लगातार हयात जफर हाशमी से बातचीत कर रहे थे कि कोई बंद का कॉल किसी तरीके से ना किया जाए और कोई हिंसा या उपद्रव या बवाल ना हो। उनकी सफाई यही है, लेकिन तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। इन सवालों का जवाब एसआईटी खुद जांचेगी, खुद परखेगी और खुद एसआईटी के जो अधिकारी हैं वो उन जवाबों को लिखेंगे, रिपोर्ट्स में लिखेंगे। तो ये तो पुलिस की बात रही। इसके अलावा अगर बात की जाए कल की, तो कल का काफ़ी शुक्रवार है, जुमे की नमाज अदा की जाएगी। लेकिन इस वक्त अगर बात की जाए तो बड़ा ही सेंसिटाइज करके चीज़ों को देखा जा रहा है। जो पुलिस है, प्रशासन है, सभी पूरी तैयारियों के साथ कल की जुमे की नमाज को बेहतर तरीके से और बिना किसी बवाल के निपटाने में, या ये कहा जाए कि किसी तरीके से कोई हिंसा ना हो, बवाल ना हो, इसलिए इसके मद्देनजर मीटिंग्स कर रहे हैं, लगे हुए हैं। आपसे कुछ देर पहले हमने शहर काजी से भी बात की थी। शहर काजी का भी ये कहना है कि उन्होंने मस्जिदों में निर्देश दे दिए हैं कि जो खुतबा होता है नमाज से पहले, उसमें ये ज़रूर कहा जाए कि अमन और शांति की दुआ की जाए जुमे की नमाज में, और शांतिपूर्वक नमाज अदा करने के बाद लोग अपने घर चले जाएं। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रतीश। आपने तमाम ज़रूरी अपडेट्स दिए कानपुर से जुड़े हुए, और हिंसा के बाद के हालात के बारे में भी आपने हमारे दर्शकों को बताया। कानपुर हिंसा की बात हो रही है तो एक और वीडियो इससे जुड़ा हुआ सामने आया है। इस वीडियो में उपद्रवी पत्थर बरसाते दिख रहे हैं और इस दौरान गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ भी की जा रही है। इस दौरान उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की है और सामान की भी लूटपाट की है। वीडियो में ज्यादातर ने अपने मुंह पर कपड़ा बांध रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यह सबसे ताज़ा वीडियो है, सीसीटीवी फुटेज है, ये बोलता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर है। और आप देखिए कैसे तोड़फोड़ की गई है, पत्थरबाजी की गई है, और ज्यादातर ने अपने मुंह पर कपड़ा बांध रखा है अपनी पहचान छुपाने के लिए। कैसे इस बाइक को तोड़ा फोड़ा गया, ये आप देख सकते हैं, पत्थर बरसाए गए। और एक बड़ी खबर है कानपुर से। शहर काजी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है। हाजी अब्दुल कुद्दूस के खिलाफ मुकदमे के लिए एफआईआर की तहरीर दी गई है। बीजेपी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री पवन गुप्ता ने तहरीर दी है। शहर काजी हाजी अब्दुल कुद्दूस के बयान के खिलाफ शिकायत की गई है। शहर काजी ने कानपुर हिंसा को लेकर बयान दिया था, उसी के खिलाफ ये तहरीर दी गई है। बीजेपी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री पवन गुप्ता ने तहरीर दी है। एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं इस तहरीर के बाद वो। हमारे शहर के शहर काजी हैं हाजी अब्दुल कुद्दूस। तो इन्होंने अभी 7 तारीख को सोशल मीडिया पे और आप सभी बड़े चैनलों के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि उन्होंने एक बहुत ही आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणी करी है। उन्होंने कहा है कि अगर गिरफ्तारी पे रोक नहीं हुई तो वो सर पे कफन बांधकर लोग बिना इंतजार करे सड़कों पे उतरेंगे। तो निष्पक्ष भाव से कार्य कर रही है कानपुर पुलिस कमिश्नरेट, तो उसी को देखते हुए इन पर भी एफआईआर प्रथम सूचना अधिकार से इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा जाए, तो इसमें इनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। शुक्रवार को कानपुर शहर में हुई हिंसा और बवाल के बाद हर कोई अमन और शांति चाहता है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। इस बीच मुस्लिम धर्मगुरु भी अमन और शांति के लिए आगे आए हैं। शहर काजी साकिब अदीब मिसबाही ने कहा है कि जुमे की नमाज के लिए सभी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी मस्जिदों से अमन की दुआ भी की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने भी आश्वासन दिया है कि अब किसी भी निर्दोष को नहीं पकड़ा जाएगा। बीते शुक्रवार को जो कुछ कानपुर में हुआ वो अब किसी शुक्रवार को या किसी आम दिन ना हो, इसके लिए मुस्लिम धर्मगुरु अब मैदान में हैं, सड़क पर हैं। पुलिस प्रशासन सड़क पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई भी कोताही नहीं बरत रहा और मुस्लिम धर्मगुरु भी उनके साथ खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि शहर में शांति होनी चाहिए। हमारे साथ शहर काजी साहब हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शहर काजी साहब, आप लोग बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए आगे आए हैं, क्या अपील कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो कुछ घटना पिछले कुछ दिनों में हुई, हम उसकी सबसे पहले निंदा करते हैं। उसके बाद हम ये अपील करते हैं शहर कानपुर के तमाम लोगों से कि अमन व अमान बरकरार रखें, ताकि
शहर का माहौल भी बेहतर हो सके और इंशाअल्लाह ताला 4-5 दिनों के अंदर और बेहतर हो जाएगा। और अब और बेहतर हो गया है। अब जो है किसी उसमें भरम में रहने की या बेचैन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला और बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। बीते शुक्रवार को जो कुछ हुआ वो इस शुक्रवार को ना हो, क्या हुआ और क्या ना हो, ऐसा क्या आप लोग इंतज़ाम कर रहे हैं? देखिए इंशाअल्लाह ताला हम अमन की अपील कर रहे हैं। तमाम मसाजिद से उलमाए कराम को ये पैगाम दिया है कि अपनी तकरीरों में अमन और भाईचारगी की बातें बता करके लोग जिस तरीके से पहले अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, नमाज़ पढ़ने के बाद अपने कारोबार में मसरूफ़ हो जाते थे, अपने किसी काम में मसरूफ़ हो जाते थे, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला वो मसरूफ़ रहेंगे। इस बार की बात अगर कही जा रही है तो आप लोग पुलिस और प्रशासन के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं, आश्वासन क्या मिल रहा है आप लोगों को? आश्वासन देखिए हमारी जो भी बातें हुई हैं उसमें आश्वासन ये है कि किसी भी तरीके की बेचैनी जो पाई जा रही है वो बेचैनी अब नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि जो लोग बेकसूर हैं या जो लोग जिस तरीके से गए हैं उनको जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाएगा। कुछ लोग विवादास्पद बयान दे रहे हैं इसी मामले में और कह रहे हैं कि एक पक्षी कार्रवाई अगर होती है या बुलडोजर चलता है तो सड़क पर मुसलमान उतरेगा सिर पर कफन बांधकर। देखिए वो उनका अपना बयान है। मेरा जो बयान था कि मैं अगर इस तरीके की कार्रवाई होगी तो मैं पहले गिरफ्तारी दूंगा, ये मेरा बयान था और मैं अपने इस बयान पर कायम हूँ। अगर इस तरीके की बात होती है तो मैं अपने बयान का जिम्मेदार हूँ। तो शहर काजी साकिब अदीब मिसबाही साहब साफ तौर पे कहते हुए कि मस्जिद में इस बार जुमे की नमाज जब अदा की जाएगी तो सबसे ये दुआ होगी, सबसे ये अपील होगी कि वो दुआ करें कि कानपुर शहर में, देश में, प्रदेश में, दुनिया में अमन और चैन कायम रहे। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर ग्रेटर नोएडा से है। यमुना एक्सप्रेसवे पहुंचे हैं राकेश टिकैत और राकेश टिकैत के काफिले के कारण एक्सप्रेसवे पर जाम लग गया है। सबोता में महापंचायत में टिकैत को शामिल होना है। जेवर एयरपोर्ट के मुआवजे सहित अन्य मुद्दों पर पंचायत हो रही है वहां पर, और जब राकेश टिकैत पहुंचे हैं तो जाम लग गया यमुना एक्सप्रेसवे पर। तस्वीरें देख लीजिए आप। कई मुद्दों को लेकर किसानों की महापंचायत है और देखिए उनका स्वागत कैसे किया वहां पर किसानों ने, उनके समर्थकों ने, और जाम लग गया क्योंकि उनके समर्थन में कई गाड़ियां रुक गए वो, और जाम लग गया यमुना एक्सप्रेसवे पर। घर की बात है मोदी जी, बातचीत करके भी सुलझाई जा सकती है। ये कोई राजनीतिक देखिए आप तस्वीरें, मुद्दा किसान का है, सुलझाना तो किसान नेता राकेश टिकैत जब पहुंचे तो यमुना एक्सप्रेसवे पर जाम लग गया। तस्वीरें ग्रेटर नोएडा की, जाम देख लीजिए आप। लंबी दूरी तक आपको सिर्फ गाड़ियां दिखाई देंगी और ये रहे राकेश टिकैत। जेवर में ये है कि वहाँ पे प्रोग्राम है और वहाँ का जेवर एयरपोर्ट का मामला है, कुछ यहाँ के ज़मीनों के मामले हैं। तो ये है कि अधिकारी आएंगे उनसे बातचीत करेंगे। एयरपोर्ट में भूमि अधिग्रहण के इशू हैं, बहुत लोग के ज़मीन ने ले ली, उनको मुआवजा नहीं दिया गया। वहाँ के जिन गाँव की ज़मीन ले रहे हैं तो वहाँ के रास्ते बंद कर दिए गए अभी। तो वो है कि रास्ते उनके खोल ले जाएं, जब तक रास्ते नहीं बनते तो वैकल्पिक रास्ते उनको दे दिए जाएंगे। भाजपा के एमएलसी के उम्मीदवारों ने आज अपना पर्चा भर दिया है। भाजपा के 8 उम्मीदवारों ने विधान भवन जाकर अपना नामांकन किया। हालांकि इस दौरान नरेंद्र कश्यप मौजूद नहीं थे। बीमार होने के कारण उनका नामांकन की प्रक्रिया को सतीश शर्मा ने पूरा किया। तो आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सबसे पहले अपना नामांकन किया और नामांकन के दौरान की 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग उम्मीदवारों के नामांकन की है। पहली तस्वीर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की है, दूसरी भूपेंद्र चौधरी की, और तीसरी तस्वीर जसवंत सैनी की है, उन्होंने अपना पर्चा भरा। चौथी तस्वीर दानिश आजाद अंसारी की, 5वीं तस्वीर दयाशंकर मिश्र दयालु की और 6ठी तस्वीर अन्य उम्मीदवारों के नामांकन की। इस दौरान मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और भाजपा के अन्य नेता भी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नामांकन के बाद कहा कि भाजपा के उम्मीदवारों ने नामांकन किया है और उन्हें सबका प्यार मिला है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी आज विधान परिषद के लिए नामांकन कर लिया। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सबसे पहले डिप्टी सीएम साहब बहुत बहुत बधाई आपको, क्या कहेंगे इस मौके? धन्यवाद। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय संपूर्ण राष्ट्रीय नेतृत्व का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि दूसरी बार मुझे उच्च सदन में भेजने का काम पार्टी के द्वारा किया जा रहा है और जो अपेक्षाएं नेतृत्व की हैं, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता की सेवा में हम लोग प्रयास करेंगे, कोई कमी न रहे।
एक तरफ आप लोग हैं विधान परिषद में भी लगातार दिन ब दिन संख्या बल बढ़ रहा है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी गठबंधन भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, सब भाग रहे हैं। नहीं, हमारा नंबर केवल विधान परिषद में नहीं बढ़ रहा है, विधान परिषद में भी बढ़ा है, विधानसभा में भी बढ़ा है, लोकसभा में भी बढ़ा है, राज्यसभा में भी बढ़ा है। ये जनता के आशीर्वाद का प्रताप। सपा के लिए क्या कहेंगे, गठबंधन जो बिखर रहा है? वो तो डूबता हुआ जहाज है, सपा समाप्तवादी पार्टी होने की ओर आगे बढ़ती। एक आखिरी सवाल, कानपुर को लेकर क्या कहेंगे? विपक्षी कई ये कह रहे हैं कि पहले संभाला नहीं भाजपा ने और अब जो है उस पर कार्रवाई कर रही है, वो भी एक पक्षी। जो दंगाई होंगे कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। विपक्ष सदैव दंगाइयों का, अपराधियों का, माफियाओं का साथ देने का आचरण विपक्ष विशेष तौर से समाजवादी पार्टी यह करती रही है। जो अपराधी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, जो निर्दोष होंगे उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं। तो ये थे हमारे साथ में केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनका कहना है कि पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी ली है, जनहित के जो भी काम है उनको किया जाएगा। और वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए सपा को लेकर, तो उन्होंने एक बार फिर यही कहा कि सपा समाजवादी पार्टी जो है समाप्त होने वाली पार्टी है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी कंकाल, लखनऊ। और वहीं नामांकन के बाद भूपेंद्र चौधरी ने जो प्रतिक्रिया दी, अब आपको वो दिखाते हैं। मैं अपनी पार्टी के नेतृत्व का, प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, गृह मंत्री जी का, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष का, सभी नेतृत्व करने वाले लोगों का अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने एक बार पुनः ऊपरी सदन में भेजने का काम किया है। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो भी काम देगी उसको अच्छे मन से काम करते करेंगे। पिछली सरकार में भी माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बेहतरी के लिए हम लोगों ने काम किया। आगे हम लोग मंत्री हैं, निश्चित रूप से गरीब के लिए, आम आदमी के लिए, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए देश के प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में, अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग मिलकर काम करेंगे। मंत्री जी, विधानसभा के बाद परिषद में लगातार भाजपा मजबूत हो रही है एक तरफ, दूसरी तरफ सपा जो है वो गठबंधन पूरा बिखरता हुआ नजर आ रहा है। सर, गठबंधन उनका बेमेल गठबंधन था, उन्होंने तत्कालिक परिस्थिति के हिसाब से गठबंधन किया था, कोई वैचारिक रूप से जुड़े नहीं। तो अब अखिलेश जी को गठबंधन से भी लड़ना है और अखिलेश जी को अपने परिवार से भी लड़ना है। अब वो ये तय करेंगे कि क्या करना है, लेकिन निश्चित रूप से देश की जनता, प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी है, योगी जी के, मोदी जी के पक्ष। नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जसवंत सैनी ने भी एबीपी गंगा से बात की। इस समय मंत्री जसवंत सैनी जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अभी नामांकन करके आए हैं। मंत्री जी, आज जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, नामांकन हो गया, क्या कहना चाहेंगे? जो जिम्मेदारी दी गई है उसके लिए मैं पार्टी के केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्वों का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ। जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसे पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ। कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी, हाँ, काफ़ी कार्यकर्ताओं, जब कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता है तो कार्यकर्ताओं में उत्साह होता ही है। परिषद में लगातार आप लोग का जो संख्या बल है भाजपा का बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। पार्टी आज अब बहुमत में, अभी हमारा बहुमत है वहाँ, और जो काम प्रदेश के हित में हम कर सकते हैं उसे बखूबी करेंगे। आखिरी सवाल मंत्री जी, कि संख्या बल तो आपका बढ़ रहा है, एक तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ सपा जो है उनके गठबंधन के साथी भी छोड़ के जा रहे हैं। वो अब डूबता जहाज है, अब उस पर जो साथी सपा के जो लोग हैं एक एक करके साथ छोड़ रहे हैं। और छोड़ना ही पड़ेगा, अब वहाँ कोई बचा नहीं है। क्या वजह लगती है? वजह वही परिवारवाद उनका। तो देखिए थे हमारे साथ में जसवंत सैनी जी, जिन्होंने आज यहाँ पर अपना नामांकन किया और बाहर निकले, और उनका साफ तौर पर कहना है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी उसे ही पूरा करेंगे। दूसरी ओर सपा को लेकर उन्होंने कहा कि अब वहाँ पर कुछ नहीं बचा है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और एमएलसी नामांकन के बाद भाजपा उम्मीदवार मुकेश शर्मा ने जो कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। लखनऊ महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा जी ने भी आज अपना नामांकन किया है विधान परिषद के लिए, हमारे साथ मौजूद हैं। मुकेश जी, नामांकन हो गया, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? आज मैंने अभी नामांकन किया विधान परिषद का माननीय मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में। मैं सबसे पहले अपने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, और प्रदेश नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी, और प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय सुनील बंसल जी। मैं सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि मुझ जैसे समान कार्यकर्ताओं को आज विधान परिषद भेजने का काम किया। हम सब कल्पना भी नहीं कर सकते, और यही एक अंतर है भारतीय जनता पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों में, कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं के लिए कार्यकर्ता काम करता रहता है, हमारे नेतृत्व की निगाह कार्यकर्ताओं पर रहती है, और जब कभी भी अवसर होता है तो कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का पार्टी काम करती है। आज उसी क्रम में मुझ जैसे समान कार्यकर्ताओं को भी विधान परिषद भेजने का कार्य हमारी पार्टी ने किया है।
मुकेश जी, एक सवाल इससे अलग लेंगे, सपा से जुड़ा हुआ, कि समाजवादी पार्टी में चुनाव के बाद जिस साथ एक गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है, चाहे सुबह सपा हो उनके साथ या बाकी दल। मुझे लगता है ये प्रदेश से संबंधित विषय है, इसमें हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारा प्रदेश नेतृत्व जिस चीज़ का जवाब देगा। मगर मैं ये स्पष्ट आपको बताना चाह रहा हूँ, आप सब भी अनुभव कर रहे होंगे, पिछले हाल के वर्षों में, जब से 8 वर्षों से माननीय केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार आई है और पिछले 5 वर्षों में योगी जी के नेतृत्व की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, एक बदला हुआ उत्तर प्रदेश है। जनता का विश्वास लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ता ही जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। जिस प्रकार से सरकार गरीबों के लिए, शोषित के लिए, वंचितों के लिए काम कर रही है, समाज के इस वर्ग तक पहुंचाने का काम कर रही है विकास की यात्रा, जहां पहले कभी विकास नहीं हुआ था। या उसी का एक अंतर है, जनता का विश्वास बढ़ा है। तो वहीं आपने देखा पिछले 2022 का जो अभी 3 महीने पहले विधानसभा का चुनाव हुआ, एक प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी दोबारा आई और 37 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा। और उसी क्रम में आज उच्च सदन में भी धीरे धीरे हमारा बहुमत हो चुका है। अब हम सब धीरे धीरे प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं, हमारी सीटें धीरे धीरे बढ़ रही है। इसके लिए हम जनता का आभार प्रकट करते हैं और हमारे करिश्माई नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारा नेतृत्व योगी जी के नेतृत्व में उनका यह प्रभाव है। आप देखते हैं, हम इसको कह सकते हैं। और आइए अब आपको एमएलसी उम्मीदवार दानिश अंसारी की बात दिखाते हैं। साथ में समय मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी जी हैं, नामांकन कर चुके हैं और बड़ी संख्या में समय अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद हैं। आप देखिए, किसी के हाथ में बुके है तो किसी के हाथ में मिठाई, जो यहाँ पर उनके आज नामांकन के बाद जश्न मना रहे हैं लोग। और बात करते हैं सीधे यहाँ पर दानिश जी से। दानिश जी, क्या कहेंगे, नामांकन की प्रक्रिया तो पूरी कर रहे हैं? देखिए, तमाम मेरे साथी कार्यकर्ताओं की तरफ से, पूरे युवा समाज की तरफ से और पूरे अल्पसंख्यक समाज की तरफ से मैं हमारे यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने एक युवा कार्यकर्ता को यह अवसर दिया है और हम सब मिल के सेवा भाव से जनता के बीच में रह के उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कार्य करेंगे। जितने लोगों ने नामांकन किया उसमें और भी मंत्री हैं, कोई अपने कक्ष में दिख रहा है, कोई पार्टी कार्यालय पर। आप पार्टी कार्यालय के बाद आज उसी चाय की और लस्सी की दुकान पर जहाँ हमेशा मंत्री बनने से पहले दिखते थे। देखिए, यही हमारी पहचान है। हम लोग सब कार्यकर्ता हैं और इसी भाव से काम करना है। हम लोग जब पार्टी के कार्यकर्ता थे तो हम लोग यहीं रह के चाय पिया करते थे, पार्टी का काम किया करते थे और जनता के बीच में रह के जनता की सेवा के लिए कार्य किया करते थे और आगे भी इसी भाव से हमें काम करना है। ये पार्टी ने हमें जिम्मेदारी दी है जनता के बीच में रह के जनता का विश्वास और मजबूत करने के लिए। और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जनता के बीच में रह के, युवाओं के बीच में रह के, अल्पसंख्यक समाज के बीच में रह के उनके विश्वास को और मजबूत करने का काम करूँगा और जो हमारी योजनाएँ हैं उनको ग्राउंड लेवल तक ले जाने का काम करूँगा। एक आखिरी सपा से जुड़ा हुआ कि जिस तरह से हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी जो गठबंधन है उसमें दरार दिख रही है, एक एक करके उनके साथी छोड़ते हुए जा रहे हैं। देखिए, वो जो गठबंधन था वो अपने निजी लाभ के लिए था, इसीलिए जब सत्ता उनको नहीं मिली तो उनके अंदर फूट पड़ रही है और ये जनता भी जान चुकी थी कि वो सत्ता में केवल अपने व्यक्तिगत लोभ और लालच के कारण आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, हमारी योगी जी की सरकार जनता की सेवा के लिए काम करती है। 2017 से लेकर 2022 तक अगर आप देखेंगे, हमने जनता के बीच में रह के काम किया है। इसीलिए जनता ने पूरे विश्वास के साथ पुनः 2022 में हमको भारी बहुमत दे के अपने सेवा का अवसर दिया और हम लगातार सेवा भाव से काम करने का कार्य करेंगे। इस नामांकन के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी एबीपी गंगा से बातचीत की, दिखाते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। डिप्टी सीएम साहब, क्या कहेंगे, नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई, सबका जाना है? भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है और जिस ढंग से आज पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की जनता का साथ लेकर के सड़कों पर निकल करके हमारे प्रत्याशियों को आशीर्वाद दिया है, ये सिद्ध हो गया कि भारतीय जनता पार्टी सर्वमान्य रूप से बहुत तेज़ी के साथ जनमानस में आशीर्वाद प्राप्त कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं उनको लेकर के जनता में बहुत उत्साह है और हमारे जो विधान परिषद के प्रत्याशी हैं, जनता में इनको लेकर के बहुत उत्साह देखने को मिला है। आज जिस दिन से जुलूस लोगों ने निकाल करके इनको आशीर्वाद दिया, मैं कह सकता हूँ यह ऐतिहासिक है। सर, क्या कहेंगे, एक तरफ आप लोग परिषद में और मजबूत हो रहे हैं और सपा का गठबंधन खत्म होता हुआ दिख रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी अपने बुने जाल में फंस गई है और वो एक डूबता जहाज है, धीरे धीरे के सब लोग निकल लेंगे, बाहर निकलेगी इस जाल से। देखिए, अब कोई उम्मीद नहीं, वो गुंडे, मवाली, माफिया ऐसे लोगों को लेकर के उन्होंने काम किया है, इसलिए वो डूब रहे हैं। एक आखिरी सवाल लेंगे, जो अभी बसपा ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की उसमें सतीश चंद्र मिश्रा जी का नाम नहीं है। उनके पार्टी का इंटरनल मामला है।
और सीट न मिलने से नाराज महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने अखिलेश से कल नाता तोड़ लिया है। वहीं केशव देव मौर्य अब लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर है। केशव देव का कहना है कि समाजवादी पार्टी में कभी लोकतंत्र रहा ही नहीं और ऐसे में 2024 में बीजेपी के मुकाबले अखिलेश कहीं नहीं टिकते। अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी, सर आप सूचना मिल रही है कि आपकी जब आपने घोषणा की कि हम गठबंधन से अलग होने जा रहे हैं तो जो उदयवीर सिंह हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनसे भी आपकी कोई बात हुई है? वहीं दूसरी तरफ जो चाचा हैं मतलब शिवपाल सिंह यादव, वो भी जो अखिलेश यादव से नाराज़ चल रहे हैं, उनसे भी कोई आपकी बात हुई है? मान मनोवल की बात तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मान मनोवल का कोई मौका मैंने नहीं दिया। मैं किसी फ़ायदे के लिए नाराज़ होता तो मैं एमएलसी चुनाव के 10 दिन पहले ये बात उठाता, 5 दिन पहले उठाता, तो हो सकता दबाव में मुझे एक सीट मिल जाती। लेकिन मैंने जब नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई तब मैंने अपनी नाराज़गी जाहिर की। मैं नाराज़ हूँ क्योंकि मेरी कही हुई बात कोई हुई नहीं। हाँ, ये सच है कि उदयवीर सिंह जी से वार्ता हुई, उन्होंने वार्ता हुई, कुछ ज़्यादा बात नहीं, वो जानना चाहते थे कि इतनी जल्दी फैसला आपने क्यों लिया, कुछ वार्ता कर लेते। तो हमने कहा वार्ता करने का समय क्या था। हमने कई बार बात कही कि देखिए, मेरा मुख्य मुद्दा ये नहीं था कि मुझे एमएलसी बनाया जाए। मेरा मुख्य मुद्दा था कि मेरी उपेक्षा शुरू हो रही, जबकि मैं सबसे पहले गठबंधन में आया और सबसे ज़्यादा मेहनत करके महान दल ने ठाना सपा सरकार बनाना दीवालों पर लिखवाया और मैंने लगातार समाजवादी पार्टी के हित में काम किया। एक भी अपनी किसी भी बात, किसी नाराज़गी को जाहिर नहीं किया, क्योंकि वो मीडिया खबर न बने चुनाव में। इसके बावजूद मुझे सम्मान नहीं मिला। आज मौर्य समाज के प्रतिनिधि के रूप में कि हम समाजवादी पार्टी क्या करना चाहती, स्वामी प्रसाद मौर्य बना के हमने मौर्य समाज को प्रतिनिधित्व दिया। प्रतिनिधित्व आप उन्हीं को दे सकते हैं जो कभी बसपा में, भाजपा में और सपा में कठपुतली की तरह काम करें। क्या कोई जनाधार के नेता जो समाज का दुख दर्द उठा सके, केशव देव मौर्य भी तो मौर्य है, क्या उसको आप प्रतिनिधित्व नहीं दे सकते थे? सर शिवपाल जी से भी आपकी बात हुई है, क्या बात हुई? देखिए, शिवपाल जी ने कल मीडिया में न्यूज़ देखा होगा तो उनकी मीटिंग चल रही थी। मीटिंग खत्म होने के बाद उन्होंने किसी कार्यकर्ता के फ़ोन से मुझसे बात किया था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।